बी से संबंध होगा, बी से संबंध होगा, बी से संबंध। ये आपका बेटा क्या, हेमोफिलिया। ठीक है, पहले समझते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं फिर देखा जाएगा। हेमोफिलिया होता क्या है बेटा? अच्छा बताइए, किसके एग्जाम्पल में पढ़े हैं आप लोग? यक्ष संलग्न की, वाई संलग्न की, यक्ष संलग्न ना? तो आपके ये पहले ही लाइन आपकी क्या है? यह कैसा रोग होता है? यक्ष संलग्न रोग होता है। यह कैसा रोग है? यक्ष संलग्न रोग है। मतलब इस रोग के जीन यक्ष गुणसूत्रों पर स्थित होंगे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, है कि नहीं भाई? अच्छा, दूसरा बात है, इस रोग का अध्ययन, ध्यान से समझिएगा बेटा, इस रोग का अध्ययन, दो बार लिखा रहा है, अध्ययन सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, नाम क्या उनका? हेल्डेन। ठीक है, नाम क्या था बेटा? हेल्डेन। उन्होंने किया था एक रॉयल फैमिली में। ठीक है, रॉयल फैमिली में किया था। रॉयल फैमिली जानते हैं ना, आदर्श परिवार भाई। ठीक है, रॉयल फैमिली वही ना होता है। और रॉयल फैमिली कौन है? एक देश है, नाम जानते हैं आप लोग? इंग्लैंड। इंग्लैंड की कोई क्वीन है, क्वीन का नाम बताओ। रानी विक्टोरिया भाई, याद है आपको? रानी विक्टोरिया, बात समझ में आया? रानी विक्टोरिया के परिवार में या वंश में या फैमिली में इस रोग का अध्ययन किया था किसने? हेल्डेन ने। बात समझ रहे ना? और इस रोग के जीन सबसे पहले किसमें आए थे बेटा? बैक्टीरिया नहीं बेटा, विक्टोरिया। इस रोग के जीन, किसके जो जीन बेटा? तो हीमोफिलिया, हीमोफिलिया के कौन बेटा? जीन सबसे पहले किसके शरीर में आए थे? बात समझ रहे ना? आप जैसा जानते हैं कि यह यक्ष संलग्न रोग है, तो यक्ष यक्ष होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और इनके केवल एक ही गुणसूत्र पर इसके जीन आए थे। किसके आए थे? एक ही जीन का मतलब क्या हुआ? वह रोगी हैं कि वाहक हैं कि सामान्य हैं? वाहक हैं। इतनी बात बताया था कल ना कि ये वाहक थे, मतलब इस रोग से ये ग्रसित नहीं है, लेकिन इस रोग के जीन इनके शरीर के अंदर है। ठीक है, आश्चर्य तो तब हो जाता है कि जब ये आनुवंशिक रोग है, तो इनके शरीर में कहां से आया होगा बेटा? या तो इनके मम्मी में से आया होगा, या तो इनके पापा में से आया होगा। ठीक है, इस रोग के जीन तो इनके शरीर में कहां से आया होगा? इनके मम्मी या पापा में से आया होगा ना। आश्चर्यचकित वाली बात और भी यह है कि इनके न तो मम्मी इस रोग से ग्रसित थी और न ही पापा। तब आया कैसे इनमें? इनमें ये जीन कहां से आया? तो एक शब्द है बेटा, उत्परिवर्तन। क्या है बेटा ये? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। क्या आया? म्यूटेशन के द्वारा आया था। ये क्या होता है? बात समझ ना? या म्यूटेशन वह प्रक्रिया, या कह सकते हैं म्यूटेशन, जब किसी जीव के गुणसूत्र में या फिर डीएनए में अचानक से परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। बात समझ रहे ना? ध्यान सुनिएगा, किसी भी जीव के डीएनए में या फिर उसके गुणसूत्र में अचानक से परिवर्तन हो जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन कहलाती है। उत्परिवर्तन से किसी भी जीव में या तो नए लक्षणों का विकास होता है या कुछ लक्षण नष्ट हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्परिवर्तन से लाभ भी होता है और हानि भी होता है।
बात समझ में आ गया? अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर वो जीन आए थे ना, बोलो, तो इनके अंदर कोई जीन आकर के इंटर कर गया होगा अचानक से, और वो उत्परिवर्तन कहलाएगा। इनके अंदर ये कहां से आया होगा? उत्परिवर्तन के द्वारा ये जीन आ गया। बात समझ रहे ना? होता क्या है, ध्यान समझिएगा बेटा। इस रोग में, अच्छा थोड़ा सा और बात करते हैं। सामान्यतः ध्यान से समझिएगा बेटा, सामान्यतः क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति है, एक कौन है बेटा? कोई व्यक्ति है, अगर उसको कहीं चोट या घाव लग जाए, क्या लग जाए भाई? या चोट लग जाए या फिर घाव लग जाए, तो लगातार उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और रुधिर बहना स्टार्ट हो जाएगा भाई। और जब रुधिर बहना स्टार्ट हो जाएगा तो हमको लगता है 1 से 1.5-2 मिनट के अंदर जहां चोट लगा रहता है वहां खून का थक्का जम जाता है और रुधिर का बहना बंद हो जाता है। ये तो नॉर्मल केस होता है। लेकिन जिसके अंदर ये हीमोफीलिया का जीन है, ठीक है, उसके अंदर रोग है, तो आप जिसमें अगर चोट या घाव लग जाए ना, तो ये आपके एनसीईआरटी लाइन भाई, कुछ किताबों की लाइन है, ये 30 मिनट से लेकर के 24 घंटे तक रुधिर का थक्का जमता ही नहीं है। और रुधिर का थक्का जब नहीं जमेगा तो क्या रुधिर बहना बंद करेगा? और रुधिर बहना जब बंद नहीं करेगा तो लगातार रुधिर बहता जाएगा। तो बताओ, व्यक्ति में रुधिर की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं कम हो जाएगी? इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। बात समझ में आ गया? लगातार रुधिर बहने के कारण इसको ब्लीडर्स डिजीज या रक्तस्राव रोग भी कहा जाता है। क्लियर हुआ सबको? बोलो। और देखते हैं इसमें थोड़ा सा। हमने कहा कि रुधिर का थक्का नहीं जम पाता है। हमने क्या कहा? रुधिर का थक्का नहीं जम पाता है। जब नहीं जम पाता है तो कुछ तो कारण होगा, ठीक है? तो ध्यान से समझना बेटा। जैसे मान लीजिए तुम्हारा मकान कुछ भी बनना है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि एक परफेक्ट टाइम पर, है ना, या 10 दिन के अंदर मकान बन जाए। क्या करोगे? मिस्त्री घटा दोगे कि लेबर घटा दोगे? सबको बढ़ा देंगे भाई, ठीक है। अब बढ़ा देंगे। अब ध्यान सुनना, वो मैं कह रहा हूं कि रुधिर का थक्का बनने के लिए कुल कितने लेबर और मिस्त्री की जरूरत है? कुल 13, ठीक है। रुधिर का थक्का बेटा ध्यान समझना, रुधिर का थक्का जमने के लिए कुल 13 कारक की आवश्यकता पड़ती है। कितने? 13 कारक की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ गया? बोलिए, कितने कारक? 13 कारक की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से मुख्य रूप से होता है आपका, रोमन अंक देख लीजिए बेटा, क्या लिखे हैं? 8। और क्या लिखे हैं? 9। 8वें और 9वें कारक के अनुपस्थित हो जाने के कारण रुधिर का थक्का नहीं जम पाता। कौन कौन से कारक? जैसे, अच्छा तुम ऐसे समझ लो, मकान बनने के लिए कुल कितने लोगों की जरूरत थी? 13 लोगों की। अच्छा, उसमें से 2 लोग गायब कर दो, क्या अब वे तुम 10 दिन के अंदर मकान बना पाओगे? नहीं बन पाएगा। बनेगा जरूर, लेकिन लेट न होगा भाई। हमको कितना बता रहे थे कि सामान्यतः रुधिर का थक्का कितने मिनट में बन जाना चाहिए? 1 से 2 मिनट, 3 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन अगर लोग काम नहीं किए तो कितना टाइम लग गया? 30 मिनट से आधा घंटा का समय नहीं लग गया? और अधिक समय लगेगा, थक्का बनेगा जरूर, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्लियर हुआ? तब तक तो रुधिर बहता ही जाएगा। तो ये दोनों कारक हैं, 8वां कारक और 9वें कारक के अनुपस्थित हो जाने के कारण रुधिर का थक्का समय पर नहीं बन पाता, जिससे कि ये रोग हो जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा ध्यान सुनना, 8वें कारक के अनुपस्थिति के कारण अगर हीमोफीलिया होता है तो वह ए प्रकार का हीमोफीलिया होगा। हीमोफीलिया ए कहेंगे उसको। हीमोफीलिया 2 प्रकार का होता है।
8वां कारक के अनुपस्थित हो जाने पर, ठीक है, कौन सा हीमोफीलिया होगा? हीमोफीलिया ए। और 9वें कारक के अनुपस्थित हो जाने पर हीमोफीलिया बी बनेगा। ठीक है, तो हीमोफीलिया कितना हो गया? कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। दोनों समझ में आ गया? इस तरह से ये रोग आपका कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा इनके बारे में कुछ बातें हो जाए। ठीक है, यह रोग सबसे पहले किसको हुआ था? इस रोग के जीन सबसे पहले किसमें थे? रानी विक्टोरिया में ना। अब बताओ, इनसे इनके बच्चों में जाएगा, उससे उनके बच्चों में जाएगा, इसलिए एक तो पीढ़ी बनेगी कि नहीं बनेगी? बनी ना भाई, लगातार होगा। और इनका परिवार आज भी बीमार है क्योंकि आनुवंशिक रोग है। इनका परिवार क्या है? आज भी इनकी संतानों में कुछ ऐसी संतानें मिल जाती हैं जो कि इस रोग से ग्रसित हो जाती हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ बेटा? आप सुनिए। इनका परिवार कैसा है? आदर्श परिवार है। यानी जो उस परिवार में जाएगा, क्या वो आदर्श होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और नौकर भी कैसा रखेंगे? स्पेशलिस्ट एकदम आदर्श रखेंगे, है कि नहीं? और जब बताओ रोग जाएगा उसमें, तो ये कैसा होगा? ये भी तो आपका वैसे ही होगा। बोलो बेटा, इसको क्या कहोगे? रॉयल डिजीज कहोगे, है कि नहीं? तो तुम लोग सोचा है कभी तुम लोगों ने कि कोई रोग भी बड़ा बढ़िया होता होगा, आदर्श रोग होता होगा? बात समझ में आया? रोग भी कैसा? आदर्श जी। तुम लोग को बताया नहीं है क्या? लड़कियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों जी? क्यों नहीं है? फिर ये मास्टर बन जेबू कैसे? मास्टर से बिया कर लिया लोगन? बोलो, मास्टर से बिया के कही के का हो जेबू? डॉक्टर से बिया कही के? कहाँ उल्टा होता है? अच्छा, ये बकलोल देख लो, तुम्हारी वाइफ टीचर बन के आ जाए तो तुमको क्या समाज मास्टर कहेगा? जिंदगी में ना कहे। औरो तो औरो कहे कि कुल मेहरारो कमाई खाए वाला हूँ। बोलो, कहा जाएगा ना तब? तो बताइए, ये रॉयल डिजीज होगा क्या? इसको किसी तरह से जरूरत है कि बस जाकर के इसके जीन कहाँ चले जाएं या परिवार में आ जाए? भाई क्लियर हो गया सबको? सारी बातें क्लियर? तो कंप्लीट। अब मुझे लिखाना है, रखना बेटा, एग्जाम में अक्सर है, लिखेगा। यह एक यक्ष संलग्न रोग है। यक्ष संलग्न रोग है। हो गया बेटा? इस रोग का अध्ययन, एक का प्रतिबिंब ए है। इस रोग का अध्ययन सर्वप्रथम हेल्डेन ने इंग्लैंड के रॉयल परिवार या आदर्श परिवार, इंग्लैंड के रॉयल परिवार या आदर्श परिवार रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया के वंश में, रानी विक्टोरिया के वंश में किया था, किया था। खड़ी पाई। सामान्यतः किसी व्यक्ति में चोट या घाव लगने पर, चोट या
घाव की कर रहा है लगने पर कि पलंग 1 से 2 मिनट के अंदर, अरे बोलो हाँ 1 से 2 मिनट के अंदर रक्त का थक्का जम जाता है। रक्त का थक्का जम जाता है, ये क्वेश्चन ए है, ये क्वेश्चन जिससे तो इसका इसके साथ कोई संबंध रुधिर का स्राव कोई फर्क बंद हो जाता है, जिससे रुधिर का स्राव बंद हो जाता है। नहीं ना सिंगल परंतु यक्ष के प्रत्येक एक बात ध्यान सुनो हमें क्या परंतु हेमोफिलिया के रोग में परंतु हेमोफिलिया के रोग में रोमन अंक में बेटा 8वें और 9वें, 8वें और 9वें, 8वें और 9वें कारक की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण देखो एक का संबंध एक से है, दो का संबंध बी से है, कारण रुधिर का थक्का बनने में, रुधिर का थक्का बनने में, रुधिर का थक्का बनने में 30 मिनट से 24 घंटे तक का समय लग जाता है। 30 मिनट से 24 घंटे तक का समय लग जाता है। प्रत्येक इमेज होना चाहिए, समझ गया ना? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट तब तक जिसका इमेज ना हो, तब तक तो वह एक रुधिर स्राव होता रहता है, तब तक रुधिर स्राव होता रहता है, तो एक का संबंध किससे है? जिससे बोलो जिससे अत्यधिक रुधिर स्राव, जिससे अत्यधिक रुधिर स्राव होने से व्यक्ति की रुधिर स्राव होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। रुधिर स्राव होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। पैराग्राफ चेंज करा। चूंकि यह रोग, चूंकि यह रोग मुख्य रूप से आदर्श परिवार ब्रैकेट में रॉयल फैमिली हो गया में हुआ था, इसीलिए इस रोग को आदर्श रोग या रॉयल डिजीज कहा जाता है। रॉयल डिजीज कहा जाता है। हो गया? क्लियर हुआ बेटा? पैराग्राफ चेंज करा लोगों। ठीक है, लिखा हेमोफिलिया के प्रकार। हेडिंग है हेमोफिलिया। हेमोफिलिया निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। हेमोफिलिया कितने प्रकार के बेटा? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक को कहते हैं क्या? बोलो बेटा। हेमोफिलिया ए। दूसरा कौन हो जाएगा? हेमोफिलिया बी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, हिंदी में लिख लिया लोग।
हेमोफिलिया ए, गलत स्पेलिंग बेटा, हेमोफिलिया ए और हीमोफिलिया बी। हम ज्यादा बकवास ना कर रहे हैं भाई, ठीक है। यह रोग किसके कारण होता है? बोलो। 8वें कारक न हो, कारक की अनुपस्थिति के कारण कौन सा रोग हो जाता है? हेमोफिलिया ए होता है। और हमको बताइए 9वें कारक की अनुपस्थिति के कारण कौन सा रोग? हेमोफिलिया बी रोग हो जाता है। ऐसे ही लिख लीजिए, क्या एक्स्ट्रा पढ़ाऊं। हो गया। 9वें कारक की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है? हेमोफिलिया बी हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा सबका? नेक्स्ट हेडिंग है नेक्स्ट हेडिंग बेटा, इस प्रकार से आप लोग का देखो खत्म हो जाता है यक्ष संलग्न रोग, ठीक है। यक्ष संलग्न रोग कंप्लीट। दूसरा क्या है? वायु लिंग संलग्न रोग लिख ला, या वायु संलग्न रोग भी लिख सकते लोग। दूसरा हेडिंग क्या है? वायु लिंग या संलग्न भी लिख सकते हैं, वायु संलग्न रोग। वायु लिंग संलग्न रोग हो गया। परिभाषित करो बेटा इसको, परिभाषित करिए इसको। वे रोग जिसके जीन कहाँ स्थित होगा जी? क्या पढ़ रहे हो जी तुम लोग? कुछ आवाज नहीं निकल रहा है। वे रोग जिनके जीन वायु गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। घर पे एकदम नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम नहीं पढ़ रहे हैं। आज ये दिन पीटना स्टार्ट कर दूंगा ना, सोच लेना तुम लोग अपना, ठीक है। वायु गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं। क्या कहलाएगा? वायु संलग्न रोग कहलाएगा। लिखो, वे रोग जिनके जीन वायु गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, वायु गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते रहते हैं, वंशागत होते रहते हैं, वायु संलग्न रोग कहलाते हैं। वायु संलग्न रोग कहलाते हैं। हो गया बेटा? यहां देखो एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है क्या बेटा? ये है गंजापन। इसको इंग्लिश में बाल्डनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाल्डनेस। क्या आपने किसी स्त्री को गंजा देखा है? और वो हमारे का डिजाइन वाला, मनुष्य में अरे हई वाला डिजाइन, गोलका वाला स्त्री में देखे हैं? ये कहाँ देख लेला हो? तो करे वो बीमारी हुई या दिक्कत में आ गई होगी, और ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा। अरे भाई हम कह तो रहे हैं उसको प्रॉब्लम हुई होगी, ऐसा नहीं कि आपने उसको गंजा देखा होगा। उस पे जो है बाल नहीं रहे होंगे तो हो सकता है उसको घाव लगी हो, या उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया होगा, रोग हो गया होगा, है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। जन्मजात मतलब पैदा हुई होगी जन्म से ही, ऐसे ही है, ऐसा थोड़ी ना है। हमारे का पैदा हो जाला का जन्म से?
अरे बकलोल आदमी, हम आने के अब वही बाल रहा ला, जैसे जैसे 30-40 साल बीती तुरंत टकला हो जाला। आप कह रहे हो पैदा हुई है जन्म से, ऐसा थोड़ी ना है ये रोग के कुछ तो करेक्टर होंगे। मतलब हम ये कह रहे हैं कि कोई स्त्री होगी, पहले उसके बहुत सारे बाल रहे होंगे जैसे आप लोग हैं, 40 साल के बाद तो लोग गंजा हो जीव, ऐसा देख ले हो? यस सर, कहाँ देख लिए बेटा? ये वायु संलग्न है और वायु गुणसूत्र तुम्हारे बॉडी के अंदर नहीं है, नहीं तो तुम लोग लड़के होते। बोलो जी, आपको पता ना है यक्ष गुणसूत्र जिसमें जाएगा वो लड़की और वायु गुणसूत्र जिसमें जाएगा वो, भूल गए का? और इसके जिन किस गुणसूत्र पे है, वायु पे है कि यक्ष पे है? तो जिसके अंदर वो गुणसूत्र जाएगा उसी में रोग होगा। तो लड़कों में रोग होगा, लड़कियों में थोड़ी रोग होगा। बात समझ में आया? तो ये रोग किस में जाएगा? यानी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। बाबा टकला तो लइका भी टकला, तोहरो लइका टकला, कोनहू का लइका टकला, ये पीढ़ी दर पीढ़ी रोग है। बात समझ में आया? यही नहीं और भी है। यो एक ठो है कड़ पल्लवों पर बाल का उगना। बाबा के देख ले होगा तो लोन कनवा खूब बड़ा बड़ा बार जामल है पैरो, देखे हैं? देखे ना है? और गांव में एक कहावत है, जेकरे काने के ऊपर बाल होला वो बड़ा पैसा वाला होला। लेकिन आज पता चला कि वो बीमार हो बाबा, उनके बीमारी है ना? वो अमीर ना हो का, उनके बीमारी है। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है बेटा ये हाइपर ट्राइकोसिस। क्या बोलते हैं? अरे बकलोल, क्यों नोट कर रहे हो? ठीक है, ये क्या है? कड़ पल्लवों पर बाल का उगना क्या कहलाता है? हाइपर ट्राइकोसिस। तो ये दोनों रोग कौन से रोग हुए? बोला मत गलत, नहीं जानता हूँ, डरवा दिए कुल। ठीक है, अब पढ़िया लिखिए घरे ना, पूछ देता तो नानी भी खत्म हो जाती है, मर जाती नानी कनी का हाल हो जाएगी। लेकिन बोले कहता था, सोचा ये एकदम एक नंबर के झगड़ालू है सब, ये जान लेना। ठीक है, तो कड़ पल्लवों पर बाल का उगना और गंजापन कैसा रोग है? वायु संलग्न रोग है। तो एग्जाम्पल में दोनों लिख लीजिए। अरे हो कैसे जाई, हम लिखे कब तब ना हुई। बस 1 मिनट और, एक ठे बच्चा और है। हो गया? या नेक्स्ट हेडिंग डाल लो बेटा, ये भी तीसरा शायद है ये, या 2 से अधिक। और इसको आप लोग अपने से परिभाषित करेंगे। एक बार बोलूंगा, बाकी आप करेंगे। इनपुट का केवल एक यक्ष वायु संलग्न रोग। ठीक है, हो गया बेटा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। वे रोग, ठीक है, वे रोग, ध्यान से सुनो, बोलूंगा ये कई बार बोलूंगा बस। वे रोग जिसके जीन यक्ष गुणसूत्र और वायु गुणसूत्र दोनों पर स्थित होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं, क्या कहलाएगा? यक्ष। लिख डालो, जल्दी से लिखो। ऐसा लगना हो गया रोग।
वन वन एक प्राइम से एक प्राइम का वन वन होता है, समझ गया? मेनी वन मेनी वन मिनी करो बेटा मजा आएगा। वन मिनी करो वन वन ये वन टू टू वन हो सकता है, लेकिन वन टू नहीं हो सकता। टू वन हो सकता हो गया तो एग्जाम्पल भी। है, वन टू परिभाषा अगर हो गया आपका तो एग्जाम्पल भी है। ज्यादा एडवांस इसका दिमाग लगता है। क्लियर है ये? क्लियर हो गया? एक है पूर्ण वर्णांधता और एक है क्या बेटा, नेफ्राइटिस। तो परिभाषा सुन लीजिए इसकी, यक्ष वाई संलग्न रोग की। वे रोग जिनके जीन यक्ष गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र दोनों पर स्थित होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं, क्या कहलाएगा? यक्ष वाई संलग्न रोग। एग्जाम्पल कौन है? पूर्ण वर्णांधता और नेफ्राइटिस। ठीक है, पूर्ण वर्णांधता और नेफ्राइटिस ये होता क्या है बेटा, वो भी चेक करते हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं आएगा। यहाँ पर देखो बेटा क्या लिखा है, वर्णांधता ये भी है। एक तो और पढ़ाए थे बेटा, वर्णांधता पढ़ाए थे, एक तो पढ़ा रहे हो पूर्ण वर्णांधता। इस रोग में रोगी को सफेद और काले रंग के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तुम्हारी भाषा में उसको बस ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, जैसे तुम लोग अभी देखोगे। आंख बंद कर लो, है ना भाई? बात समझ में आया ना? आंख खोल करके हम आने के जमाने वाला टीवी देख लीजिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट, जानते हैं ना? ओमैन चाहे जे जितना बढ़िया पहन ले रहा हो, कैसन लौकी, सफेद और करिया लौकी, हो कि ना हो? अभी तो तुम लोगों का बड़ा खतरनाक काम है। जैसे कलर टीवी आए लिया है कि नहीं, वैसे तुम लोग एकदम खतरनाक हो गए हो। हर एक चीज फॉलो करते हो, सीरियल वाला 12वें से गरिया उरिया लेते हो, बड़ा हरामी हो तो बड़ा ऐसा ना, बड़ा वैसा ना। सीरियल में ऐसा नहीं कर लेते हो तुम लोग? कभी सो के उठती हो जब घर पे तो कैसे दिखती हो? चुड़ैल लगती, चुड़ैल मार पूरा एकदम ऐसे उधर ऐसा करके है। लेकिन टीविया में वो सब जैसे सो के उठती है ना, लगता पार्लर से आ रही हैं। और फॉलो करो, समझ रहे हैं ना? तो उससे अपना कंपेयर मत किया करो, हरामी है फलनवा ढकनवा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो तुम लोग का बस फंसाने के लिए एकदम। अगर अरे इतना खतरनाक नशा है ना, अगर एक दिन सीरियल देख लिए तो पूरा दिन भर चली कि आय काल का हुई काल देखे क्या, है ना? जैसे इस समय तुम लोग का चल रहा होगा आईपीएल, शाम का हो तो 2 देरी ना हॉटस्टार चालू ना, तो वही स्थिति है कि ऐसा कुछ है इसमें। इस रोग में रोगी को केवल 2 ही कलर दिखता है, सफेद और बाकी उसको कोई कलर नहीं दिखता है। जेके वाला रोग है, वो कहे सामने बढ़िया से बन ठन के मत जाइया, करिया और सफेद कपड़ा पहन लिया, वो जान जाए क्या कर लिया। बात समझ में आ गया? दूसरा जानते हैं, नेफ्रॉन पढ़े हैं? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहाँ होता है? आंखों के अंदर बेटा, किडनी के अंदर होता है। ब्रेक के इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। यह वृक्क से संबंधित रोग है। बात समझ में आ गया? किससे संबंधित रोग है? तो इस तरह से आपका यक्ष वाई और यक्ष वाई संलग्न रोग तीनों समाप्त होता है। ठीक है।